सर मेरा एंगुलर में एरर शो कर रहा है। हम भगवान थोड़ी हैं कि जो आप बोलिएगा तो हम जान जाएंगे। सर ये मेरा एरर ये है कि ओल्ड ब्राउजर बोल रहा है। हम भगवान नहीं ना हैं, आप हमें एरर सेंड कीजिएगा तब ना हम जानेंगे। तो बोल तो रहे हैं ओल्ड ब्राउजर बोल रहा है, ओल्ड ब्राउजर आप यूज ओल्ड कर चुके हैं। ब्राउजर हो तो ओल्ड ब्राउजर तो एंगुलर थोड़ी एरर दे रहा है, ब्राउजर का एरर हुआ ना। तो सर रन नहीं होगा, अब क्या क्या करने नहीं होगा? पड़ेंगे? सोल्यूशन बताइए ना उसका। अरे आप एरर का फोटो खींच के भेजिए, कुछ भेजिएगा तब ना हम जानेंगे। ठीक है। आपका आपके बातों से जो एरर जो हमें पता चलता है वो उससे कोई भरोसा नहीं रहता है। आप एरर का फोटो खींच के भेजिएगा तो पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट, पिछले दिन हम लोग क्या देखे थे? इंटरपोलेशन को, ठीक है, कि इंटरपोलेशन वर्क कैसे करता है। तो इंटरपोलेशन को करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? करली ब्रैकेट के अंदर, डबल करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग डेटा को पास करते हैं। डेटा इन द सेंस वेरिएबल को हम लोग पास करते हैं। वेरिएबल बनेगा कहाँ पे? तो वेरिएबल हमारा बनेगा टीएस पेज पे। जैसे यहाँ पे टाइटल है, कंपनी नेम है, कुछ भी है, तो जो भी चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो हमारा क्रिएट होगा, ठीक है। नेक्स्ट डेटा बाइंडिंग, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? हम लोग वन वे डेटा बाइंडिंग को देख रहे हैं। वन सेकंड, लेट मी क्रिएट कंपोनेंट। सो जिनको पता नहीं है देख लीजिए कंपोनेंट क्रिएट कैसे करते हैं। तो पहले हम प्रोजेक्ट पे जाके अपना टर्मिनल ओपन करेंगे, एनजी, जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट, और हमें बनाना है प्रॉपर्टी बाइंडिंग, BINDING, ओके। तब तक हम लोग प्रोजेक्ट भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो मल्टीपल टर्मिनल यहाँ ओपन करके और मल्टीपल काम को आप कर सकते हैं। सो प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करते हैं? एनजी सर्व। ये ध्यान होना चाहिए कि जिस भी पाथ पे हम हैं वो पाथ के अंदर नोड मॉड्यूल्स फोल्डर होना चाहिए, ये ध्यान रहे जो भी काम हम करें। ओके, सो एनीवे ये से रन होने देते हैं, तब तक हो जाएगा। नेक्स्ट, सो डेटा बाइंडिंग हमारा होता क्या है? तो डेटा बाइंडिंग के मीन्स हम जो भी वेरिएबल अगर बना रहे हैं तो उसे क्या करना होगा? हमें टीएस पेज पे डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं एक कंपनी नाम का वेरिएबल हमारा क्रिएट हुआ, तो हम इसे क्या करेंगे? HTML पे बाइंड करेंगे। बाइंड कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द इंटरपोलेशन। और इसका नाम क्या है? सो इसका नाम है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। आप इंटरपोलेशन भी बोल सकते हैं, बट सम टाइम आपको ये वर्ड यूज होगा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, तो ये ध्यान रहे। ये नहीं कि अभी हम इंटरपोलेशन पढ़ रहे हैं, कल हमें स्ट्रिंग इंटरपोलेशन जब हुआ तो हम गायब। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग। जब तक ये क्रिएट होता है तब तक आगे देख लेते हैं। सो प्रॉपर्टी बाइंडिंग होता क्या है? तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग का मतलब हो रहा है क्या? स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग ये चीज कल डिस्कस शायद किए थे। तो जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट के केस में डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डॉट नोटेशन या विद द हेल्प ऑफ द ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट जो यूज करते थे, उसी चीज को यहाँ कंसिडर किया जाता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग के केस में। सो property binding क्या होता है? property binding allow us to bind the HTML element property to a property in the component whenever the value of the component changes। जब भी चेंज होगा वैल्यू, the angular updates the element in the view। जो भी वैल्यू हमारा टीएस पे चेंज होगा वो हमारा व्यू पे आ जाएगा। व्यू इट का मतलब कौन सा पेज? व्यू इसका मतलब कौन सा पेज हुआ? इंडेक्स पेज नहीं, HTML पेज। HTML पेज, ठीक है। मींस कंपोनेंट का जो हमारा HTML बनता है। यू कैन सेट द प्रॉपर्टी सच एज क्लास, href, src, टेक्स्ट कंटेंट एक्सेट्रा यूजिंग द प्रॉपर्टी बाइंडिंग। हम लोग इसके हेल्प से कुछ भी जो ये आप देख रहे हैं ये क्या है एक्चुअली? क्लास, href, src, ये सब क्या है? ये तीन जो है क्या है? एट्रीब्यूट। सो हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टी बाइंडिंग के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट को पास कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज इट टू सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कस्टम कंपोनेंट और डायरेक्टिव। प्रॉपर्टीज डेकोरेटेड विद द @ इनपुट, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे @ इनपुट के बारे में कि क्या होता है। नेक्स्ट, सो प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हम लोग यूज कैसे करते हैं? तो यहाँ पे आपको एक सैंपल सेंटेक्स लिखा हुआ है। क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं और बाहर में हमारा क्या है? एक्सप्रेशन है। लाइक
यहाँ पे क्या है, बाइंडिंग हाइफन टारगेट, और ये रहा है आपका सोर्स। सोर्स मतलब जहां से आपका डेटा आएगा। सो नेक्स्ट, सो द बाइंडिंग टारगेट प्रॉपर्टी इज इनक्लोज्ड विद द स्क्वायर ब्रैकेट। हमें क्या करना होगा, हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेटा को रखना पड़ेगा। इट शुड मैच द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द इनक्लोजिंग एलिमेंट। जो भी हम वहां पे पास कर रहे हैं प्रॉपर्टी, वो क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। नेक्स्ट, बाइंडिंग सोर्स इज इनक्लोज्ड इन द कोट्स एंड बी असाइन इट टू बाइंडिंग टारगेट। मीन जो भी हम लोग सोर्स एंड टारगेट, जो भी हमारा बाइंडिंग सोर्स रहेगा, मीन्स जो भी हम डेटा को दे रहे हैं, जो हमारा सोर्स है डेटा का, वो हमारा डबल कोट के अंदर होना चाहिए, फर्स्ट चीज। और जो हमारा टारगेट है, जिसके पास हमें वैल्यू जा रहा है, वो हमारा क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो रहा है। मीन्स हम सिंपल सेंटेक्स जो है, इसी को हमें एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। इट कैन बी प्रॉपर्टी इन द कंपोनेंट मेथड टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल, कुछ भी। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या है, ऐप कंपोनेंट पे क्या है, स्पैन के अंदर आप इनर टेक्स्ट देख रहे हैं या इनर एचटीएमएल देख रहे हैं। ऑलरेडी हमें पता है इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल क्या करता है, क्या करता है। With the help of inner HTML and inner text, we can write a code, HTML code in the inside JavaScript. Inside the JavaScript, okay, fine. And what is the difference between inner text and inner HTML? Some difference is there, correct? Yes, sir. What was that? inner HTML में कोड एज इट जैसे HTML फाइल में रहता है वैसा प्रिंट होता है UI पे, और इनर टेक्स्ट में जैसा हम प्रिंट करते हैं, जैसा हम टैग लिखते हैं, वही पे वही पूरा का पूरा प्रिंट होता है। Yeah, correct. Okay, so now we're going to move the property binding. Let's say create one sample example. Okay, so let's say create one variable here. Just we can create a simple variable, it's not an issue. So let's say title equal to, put anything. Okay, title. Now tell me, if I want to print this on UI with interpolation, how we will do? Interpolation. So we will take the variable title and we will give the double curly bracket and pass. Correct or not? Yes, sir. Okay, so here we got hello Angular, and from where we getting all the data due to that other component. Let close this, means comment. Okay, so now whatever we getting all from the property binding component page. So now what I want, I not want to use this like a interpolation. What I want to use the property binding. So just now we had seen the sample syntax for that one. What was that? That was like inside this square bracket, we have to pass the property, it means a target property, target, you can tell target, that's also okay. And here inside double quote, we will pass source. Now, which is target, which is source? What I want, so where is source? Means in source, which one will come? It's right inside H1. So source is this title, because the title having the data, title having this hello Angular. Okay, so we will take this title. So how we have to write? We have to write like a source. So this thing we will write inside the attribute as like attribute. Okay, so equal to double quote and put source. Source is your target, and where you and how you want to print inner text or inner HTML. Inner automatic, it's not coming. 1 second. Okay.
inner text. Now let's see first output, whether output came or not. Okay, it's fine. There is no difference we observed. Now let's move to the difference side. So what is the difference? Inner text and inner HTML. Already we know. If we will write this tag as HTML, now we written title. Let's print the title and see. And let's remove H1. Go with a span. That will be better. Now, what happened? We got a hello H1. Why? Because this data is coming from this title variable. And whatever we had written, it will behave as a same as a text because we used inner text. Now let's say write the same thing with inner HTML. HTML, let's see. Got it. So whatever differences we know from the JavaScript itself, that what is difference between inner text, inner HTML. So same thing we can apply here also. So what is the difference in this one? So what we using the property binding. So whatever property is available, we can apply like this way. Okay. So this become one property. Mean different whatever CSS property have disabled, read only, those all things you can pass in the property binding. So the next example, let's go to the another one. So here we have is disabled. Let's say take this. Make another variable is disabled. Now what I want, we want to apply this property. Let's go to the HTML. Let's check the HTML is there. No, okay. Oh, sorry. My mouse is not working proper. So let's go to the another property. So what is the value it's coming? Let's say remove this is disabled. Okay. Otherwise, mostly you will get confused. Is what we can do? Is it true? Let it to be anything. So now this is your value. Okay. Now let me use the same value on the this side. So now we can pass the another property, a square bracket disabled, and outside source, because is true is our source, because from there we can get the data. Now let's see what we now one thing, why we got the error. So tell me the error. I expanding this one. What is telling? It's telling property is true does not exist on type property binding component, because we had not saved that file. Okay, that's why it's not reflected on that page. So we have to take care of this thing.
now it will saved or not. 1 second. Still be getting error. Is it true? Is it a spelling mistake? Is it TRUE? TRUE. It's look fine. Still we have error. One second. DISAVLED. Correct itself. 1 second. What is the spelling of disable? Let me copy this. That's okay. Let's comment this line. Let's see. That's fine. What is the issue? DISABLED. Yeah, it's fine. There was nothing. Okay. So now you can see your button is disabled. Okay. Let's apply this thing on H1 HTML. I think that HTML is not supporting this property. That's why. Sorry, H1 tag. I think maybe due to that. Yeah, correct. Yeah, see the error is here. Cannot bind to disabled since it is not a known property of H1. With H1 we can't bind. That's why. Okay. So now, so this what happened? This value is available here as a true or false. Suppose we going to change. Okay. Now see what happened. Your button got enabled. So like this type, you can do anything conditionally. Means upcoming we will see that conditionally also. So like this type, we can make enable, disable, or even we want to apply any property, read only, like that. So everything we can do with the help of this one. And one thing, like suppose here we passed a disabled property like this much lengthy. We can do in the small line also. How? Whatever value we taking this from TS page. Okay, we can pass it here itself direct. Let's see whether it working or not. It's working, correct? You getting that button there itself. Got it. And same thing we can change. Let's change with false. Now tell me one thing. When we change the value here and when we applying by the help of this one, means value property binding, it's okay, fine. But which one is the means when it will be helpful? First option, when it will be helpful. Second option, when it will be helpful. Can you guess? When we will use the first option, like taking the value of true or false, whatever from the TS page. And in the second line of code, we had hard coded the value. So when it will be? When we can use which one? समझ में आया या नहीं? हम लोग यहाँ दो ऑप्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, दो प्रॉपर्टी, दो तरह से हम लोग कोड को लिख रहे हैं. एक में हमने इज ट्रू करके किया, एक में हमने डायरेक्ट वैल्यू को लिख दिया. तो कौन सा कब काम करेगा? मतलब किसे हमें यूज करना चाहिए? हम लोग वेरिएबल से क्यों जा रहे हैं? उससे बेहतर है ना, जब हम हार्ड कोडेड वैल्यू कर रहे हैं तो भी तो आ रहा है आउटपुट हमारा. तो फिर फायदा क्या है वेरिएबल से जाने का? आवाज जा रहा है मेरा या नहीं? हाँ सर आ रहा है. ओके, कोई आइडिया किन्हीं को? तो देखिए, जब आपने यहाँ पे ट्रू या फॉल्स आपने यहाँ कर दिया, क्या अब ये लाइन चेंज होगा?
आप अगर इसको चाह रहे हैं कि कंडीशनली ये चेंज हो, पॉसिबल है क्या चेंज करना? हम लोग आगे ही पढ़ेंगे बटन क्लिक पे। क्या ये पॉसिबल है? अब नहीं, क्योंकि आपने वैल्यू हार्ड कोडेड कर दिया, करेक्ट। बट ये हमें क्या करना है, हमें इसको चेंज करना है, आइदर मीन्स हाइड और शो, कुछ ऐसा करवाना है। बट अब इसमें पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि वैल्यू जो फॉल्स आया हुआ है ये ट्रू नहीं हो सकता है यहाँ पे। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जाएंगे ऊपर वाले पे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये ट्रू इज ट्रू जो वैल्यू है ये क्या है, हार्ड कोडेड नहीं है, वेरिएबल से आ रहा है, ये टीएस पेज पे डिफाइन है। तो हम लोग वो जो वेरिएबल हमारा इज ट्रू है, इसे हम ट्रू जो अभी वैल्यू है उसे हम फॉल्स कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी कोड हम लिखते हैं, हम लोग डायनेमिक क्यों लिखते हैं, इसीलिए लिखते हैं कि ताकि कल हमें चाहे जब हमारा नीड पड़े हम उसे चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार, करेक्ट। समझ में आ गया? तो इसलिए कभी भी कुछ भी लाइन लिखना है ना कोड, आप उसको टीएस पेज से लाइए, आप एचटीएमएल पे उसे हार्ड कोड मत कीजिए। समझ गए? पॉसिबिलिटी दोनों है, बट प्रयास कीजिए हार्ड कोड नहीं करने का। ये था आपको प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हम लोग ने जनरली किया गया कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी आप उसमें पास कीजिए, जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है आप उसे बाइंड कर सकते हैं, उसके अनुसार आप डेटा को शो कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपको नीड पड़ेगा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हम उसको कर सकते हैं। बट अभी के लिए फिलहाल हमने देखा दो प्रॉपर्टी। फिर और भी आप कर सकते हैं, लाइक रीड ओनली, जहाँ पे हम कोई फिर इनपुट फेल है सपोज, सिर्फ उसे हम रीड कर सकते हैं, रीड ओनली होता है ना, तो उस टाइप से फिर बहुत सारा प्रॉपर्टी आपको इस टाइप से मिलेगा। सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। सो द टाइटल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट class is bound to the inner text property of h1 tag, disabled property of button bound to the is disabled property of the component. नेक्स्ट चीज, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला चीज यहाँ पर है। इज डिजेबल जो नाम लिखा हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे क्या हो रहा है कि ये डिजेबल्ड हो गया या क्या मतलब? इज डिजेबल्ड जनरली देखिए आपको ये कंफ्यूजन होगा जब आप कहीं भी कोड देखिएगा, और जनरली जो कोड का नेमिंग कन्वेंशन होता है वो इसी टाइप से हम लोग लिखते हैं रियल टाइम में। तो हम लोग यहाँ पे अगर इज डिजेबल लिख दिए, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो आप समझ रहे हो कि ये वेरिएबल है, बट यहाँ जब आप कोड देखिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, डिजेबल्ड इक्वल टू इज डिजेबल्ड। अब आप कंफ्यूज हो जाइएगा, तो कंफ्यूज होने का चीज नहीं है। यहाँ जो इज डिजेबल लिखा हुआ है जस्ट वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वो क्या है, वो वैल्यू है हमारा, जो वेरिएबल के थ्रू हम वैल्यू को ला रहे हैं। जैसे हम जानते हैं लेफ्ट एंड राइट एक्स इक्वल टू, हमने 5 लिखा तो एक्स हमारा वेरिएबल है और 5 हमारा वैल्यू है। क्यों? राइट साइड वाला जो भी होता है हम उसे वैल्यू कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इज डिजेबल जो यहाँ पे हो रहा है वो हमारा क्या है, वैल्यू है। तो वैल्यू को आप मतलब वो वेरिएबल के हेल्प से आ रहा है वैल्यू, तो वेरिएबल जो हम लोग बनाते हैं जनरली हम उस टाइप से ही नेमिंग कन्वेंशन को रख लेते हैं। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। प्रॉपर्टी आपका कौन है, प्रॉपर्टी आपका ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में इज डिजेबल्ड है वो प्रॉपर्टी है, ठीक है। जनरली आप ये चीज पे कंफ्यूज होइएगा। तो इज कब लगाते हैं जो बताता हूँ, मीन्स नेमिंग कन्वेंशन है, इज लगाकर कब लिखते हैं, कोई वैसा कोई कंपलसरी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्ट वैसा कुछ रूल्स नहीं है। तो इज यहाँ पे जब भी हम लाइक कुछ कंडीशन रहता है ना, आइदर ट्रू या फॉल्स होना, कुछ वैसा कंडीशनल टाइप का, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, इज इनेबल्ड, इज डिजेबल्ड, इज रीड ओनली, कुछ इस टाइप से लगाते हैं, लाइक क्वेश्चन मार्क, हम लोग क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नेमिंग कन्वेंशन लिखने का तरीका है। नेक्स्ट आते हैं एट्रीब्यूट बाइंडिंग। सो एट्रीब्यूट बाइंडिंग क्या करता है, तो एट्रीब्यूट ऑलरेडी हमें पता है कि क्या होता है, जो हम लोग HTML में जानते हैं, ठीक है। सेम एट्रीब्यूट यहाँ भी काम करता है, वैसा कुछ अंतर नहीं है। सो एट्रीब्यूट बाइंडिंग यहाँ पे देखिए, सो एट्रीब्यूट angular interpolation and property binding, both interpolation and property binding are dealing with the DOM properties but not with the HTML attribute। हम लोग ने जो भी काम किया ये आपको HTML का जो प्रॉपर्टी है DOM का है उस पे ये वर्क करता है, ये एट्रीब्यूट पे वर्क नहीं करता है। इंटरपोलेशन एंड प्रॉपर्टी बाइंडिंग, एट्रीब्यूट इन द सेंस लाइक जो हम लोग SRC हुआ, क्लास हुआ, ID, ये सब जितना भी है, तो उस पे वर्क करने के लिए कौन हेल्प करेगा, एट्रीब्यूट। जैसे CSS अगर आप पढ़े हैं तो CSS में हम लोग ने सेलेक्टर को पढ़ा, सेलेक्टर क्या करता है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर वहां पर एक है जो क्या करता है कि एट्रीब्यूट को टारगेट करके हम कुछ अप्लाई कर सकते थे CSS को, करेक्ट। लाइक हमें अगर
एसआरसी पे कुछ एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना है, एसआरसी पे हमें कुछ करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एसआरसी को टारगेट करके सीएसएस में और प्रॉपर्टी लगा सकते थे सीएसएस का, वही चीज यहाँ भी कर सकते हैं। बट देयर आर सम HTML एलिमेंट such as call span, area, etc. that do not have that DOM properties. Now the question is how to deal with that those elements don't have the DOM properties as we can't use interpolation. Means suppose आप टेबल है, टेबल में हम लोग क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं कॉलम को, करेक्ट, CSS के हेल्प से, सॉरी HTML के हेल्प से हम मर्ज कर सकते हैं। तो वही प्रॉपर्टी आपको हेल्प करेगा क्या चीज में, प्रॉपर्टी बाइंड, एट्रीब्यूट बाइंडिंग के केस में। So with attribute binding in Angular, you can set the value of HTML attribute value directly. So the attribute binding is used to bind the attribute of an element with the properties of the component dynamically. और ये क्या करेगा, आपका वैल्यू को बाइंड करता है। So यहाँ पे टेबल का डिजाइन बना हुआ है, डिजाइन पे नहीं जाते हैं, चलिए टेबल का कोड उठा लेते हैं, एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। जितना भी है ना कंपोनेंट क्रिएट करके करते जाइए वो ज्यादा सुटेबल है। ATTR प्रॉपर्टी बाइंडिंग समझ में आया या नहीं आया? तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग जैसे ही अगर क्वेश्चन आपसे रेज करता है कोई भी, आप सीधे आपके दिमाग में आना चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आपको इंटरपोलेशन से क्वेश्चन रेज हुआ, आपके दिमाग में डायरेक्ट स्ट्राइक करना चाहिए फ्लावर ब्रैकेट। क्योंकि ये सब जो है छोटा छोटा टर्म है, लेकिन आपको ये कंफ्यूजिंग कर देता है इंटरव्यू टाइम में। चलिए इसका CSS भी लिखा हुआ है, CSS भी लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग कुछ लिख दें, ये कब शो करेगा, कोई आइडिया है? ये दिखेगा भी या नहीं दिखेगा? यहाँ पे अगर हमने कुछ टैग लिख दिया, लेकिन ये HTML, ये जो टैग लिखा हुआ है ये तो किसी कंपोनेंट को टारगेट कर रहा है, एट्रीब्यूट कंपोनेंट को, तो ये क्या लगता है शो करेगा या नहीं करेगा? और करेगा तो कब करेगा? सर जस्ट लाइक इमेज अल्टरनेट। इमेज अल्टरनेट देखते हैं, सेव कीजिए इसको और जस्ट फ्यू सेकंड में ये गायब होगा, ध्यान रखिएगा। वो आया ही नहीं, ओके, मतलब वो माइनर सेकंड में वो गायब कर देगा, मतलब उसे ज्यादा नहीं चलता है। लेकिन यही चीज को हम लोग index.html पे लिखिए, क्योंकि सबका मालिक एक है। सारा पेज जो है लोड कहाँ से हो रहा है, आप index.html पर ना, तो यहाँ लिखते हैं। अब इसको देखिएगा, लोड नहीं हुआ क्या? अच्छा, इंडेक्स पहले लोड हो गया था ना, अब इसको लोडिंग नहीं करा रहा है कोई। आया था क्या? नहीं दिखा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा, के बाद भी नहीं दिखा है सर। दिखा था भाई, ये जिस समय कलर नहीं आता है ना, ईसा सॉरी, हाँ सर आया था। जिस समय ये कलर वाला नहीं आता है उस टाइम वो आता है। ध्यान से देखिएगा, अभी देखिएगा लोड हो रहा है, दिखा? यस सर। तो ये चीज है। यहाँ पे अगर आपने index.html पे अगर आप कुछ लिख दीजिएगा, LOADING लोडिंग, देखिए ये बहुत बड़ा लिख दूंगा। अब देखिए ये तो फिलहाल लोड नहीं कराएगा। अब देखिए, देखा? तो ये होता है, वो हो क्यों रहा है? और जब भी आप कंपोनेंट स्विच कीजिएगा वो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्या किया, जो मेन जो टॉप लेवल पे जो सेलेक्टर लिखा हुआ है उसमें लिख दिया। क्योंकि हो क्या होता क्या है एक्चुअली ये पता है? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐप रूट, ये जो ऐप रूट लिखा हुआ है ये किसको टारगेट कर रहा है? ऐप कंपोनेंट को टारगेट कर रहा है।
तो क्या हो रहा है कि आपका जितना भी कोड है किस फाइल का, किसी भी फाइल का जो ऐप रूट वाले से लिंक्ड हो रहा है, ऐप रूट मतलब ऐप कंपोनेंट से लिंक हुआ। अगर हम पेंट पे जाएं तो आपको ये चीज दिखेगा। वेट, आपका यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऐप डैश रूट, ठीक है। ये क्या है, ये index.html पे हमें आ गया। ये जस्ट लाइक एक प्लेस होल्डर है। हाँ, 1 सेकंड। ठीक है, ये क्या है, एक प्लेस होल्डर है। यहाँ पे अगर कुछ भी हो रहा है ना, ऐसा ही लिखा हुआ है ना, ये क्या है, बीच में जो आपका आया ये आपका एक प्लेस होल्डर है। अब कुछ भी डेटा अगर आ रहा है तो वो इसी प्लेस पे लोड हो रहा है। नहीं हो रहा है क्या, ये इसको नहीं रिमूव करेगा एंड इसको ये कुछ नहीं करेगा, इसको सेम जैसे है वैसे ही छोड़ेगा। ये जो बीच में जो इतना स्पेस है ना, इसमें ही आपका जो भी कंपोनेंट आएगा लोड होगा। आप एक चीज देखिए, इसे हम लोग कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास लोडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं यूआई पे, कुछ चेंजेस करते हैं। अभी देखिए ऐप जहाँ पे लोडिंग आता है, ठीक है, ये हुआ। अब लोडिंग को लाइए, पहले लोडिंग आया, लेकिन जब डेटा हमारा लोड हुआ तो लोडिंग जो पीछे आया था वो गायब हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेटा हमारा यहाँ पे आकर लोडिंग शो किया था, ठीक है, इसी जगह पे क्या हुआ, हमारा पूरा कंपोनेंट का जो डेटा था वो आ गया। नहीं हुआ क्या, इसके बदले में ही वो रिप्लेस किया, समझे। तो index.html पे जो ऐप रूट जो हम सेलेक्टर लिखते हैं, वो उसके बीच में जो स्पेस जो है, ठीक है, वही हमारा क्या है, वो हमारा प्लेस होल्डर है। ये जस्ट इसको बोल सकते हैं कि ये ऐप रूट जो है वो एक प्लेस होल्डर है, जो क्या करता है, दूसरे कंपोनेंट को यहाँ पे लोड कराने के लिए हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज होता है। चलिए अब आते हैं एट्रीब्यूट बाइंडिंग पे। सो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल का कोड लिखा हुआ है, चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है क्या, देखिए इसको, यहाँ टीएच के पास आपको दिख रहा है कॉल स्पैन इक्वल टू 2। ये क्या करेगा, कॉल स्पैन इक्वल टू 2 जो है वो क्या करेगा, तो कॉलम मर्ज करेंगे। कॉलम को मर्ज करेगा ना, जो हम एचटीएमएल में जानते हैं वही चीज तो है। ये थोड़ी कहीं से आ रहा है, एचटीएमएल से आ रहा है। नेक्स्ट, ये जितना भी आपको पेज हेडर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये सब क्या है, इंटरपोलेशन में है। जब इंटरपोलेशन में है इसका मतलब क्या हुआ, ये सारा हमारा टीएस पेज पे डिफाइन होना चाहिए। चेक करते हैं टीएस पेज, टीएस पेज पे हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम उसे डिफाइन करते हैं वो सारा वेरिएबल वाला डेटा को। चलिए सीएसवी दिया हुआ है, सीएसएस भी ले लेते हैं। देखिए एंगुलर में आपको जो है ना कोई बहुत बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, छोटा छोटा, क्योंकि सब चीज जो है एचटीएमएल से ही आपको आएगा। और सीएसएस हम लोग लिख लेते हैं किसमें, सेम उसका एट्रीब्यूट कंपोनेंट का ही जो सीएसएस फाइल हमें मिला है उसमें। अब आते हैं टीएस पे। अब जो भी हमारा काम है वो टीएस वाले पे है। करना क्या है टीएस वाले में, सारा डेटा को उठाकर और वहां डाल दीजिए। अभी कंफ्यूज मत होइएगा, स्ट्रिंग क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है उसको हम लोग आएंगे। डेटा क्या हुआ हमारा आ गया। अब हम पहले डेटा पर देखते हैं क्या बना हुआ है। एक लिखा हुआ है पेज हेडर, नेक्स्ट है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ब्रांच, मोबाइल नंबर, एज, जो भी है वो रहा। यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ना स्ट्रिंग लिखा हुआ, आप इसे रिमूव कर दीजिए, वो एरर नहीं।
एक्चुअली अगर आप चाहते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट के केस में क्या है कि आप उसे टाइप नहीं बता सकते हैं कि ये हमारा स्ट्रिंग टाइप रहेगा या नंबर टाइप रहेगा, ऐसा लिखना हमें नहीं पड़ता है वहां पे। यहाँ पे क्या है कि अगर आप कोई वेरिएबल अगर बना रहे हैं और उसे आप टाइप देना चाह रहे हैं कि हर हाल में ये जब भी आगे जाए कहीं पे भी, तो इसे सिर्फ और सिर्फ नंबर ही मिले या सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग मिले, तो आपको यहाँ पे बता सकते हैं। तो कैसे करते हैं, कॉलन दीजिए और इसके बाद बताइए स्ट्रिंग लेना है, स्ट्रिंग बता दिए इस टाइप से। तो कहीं भी अब ये वेरिएबल को अगर आप चेक कीजिएगा, आपको ये टाइप जो मिलेगा वो आपको स्ट्रिंग मिलेगा। देखते हैं यहाँ पर कंसोल करके। बता सकते हैं एरर क्यों दिया? अगर बता दिए तो हम समझ जाएंगे कि आपको जावास्क्रिप्ट समझ में आ गया। कर्सर रखूंगा तब तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, कर्सर नहीं रखूंगा। कोई नहीं। सर दिस डॉट लगेगा ना? शायद हाँ राहुल बोलिए। बोलेंगे तो गलती हो जाएगा। क्या शायद क्या? कंस्ट्रक्टर के बाहर लिखेंगे कंसोल। तो वो तो भाई पूरा कंसोल में एरर देता ना। अगर आप कंस्ट्रक्टर के बाहर लिख दीजिएगा तो पूरे में एरर दे दिया, मतलब वो एरर नहीं है। एरर क्या है? एरर देखिए, अगर वो गलत हमारा लिखा हुआ पोजीशन होता तो पूरे लाइन के लिए एरर आता, बट एरर हमें उस पर्टिकुलर को मिल रहा है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर वाले का इशू है। आप पहले सर्च कीजिए वो वेरिएबल आपका लोकल में अवेलेबल है क्या, पेज हेडर नाम का। डॉट लोकल मतलब जो करली दिस डॉट ब्रैकेट है वहां। फिर हाँ नहीं आएगा। करेक्ट, क्योंकि ये जो पेज हेडर है ये लोकल में सर्च कर रहा है। लोकल इसका मतलब क्या, ये करली ब्रैकेट के अंदर है ही नहीं अवेलेबल। ये कहाँ पे है, बाहर में। तो बाहर में है तो इसको दिस लगाएंगे तभी होगा ना। कर्सर रखने पे आपको दिखा रहा है कैन नॉट फाइंड नेम पेज हेडर, डू यू मीन द इंस्टेंस मेंबर दिस डॉट पेज हेडर। ऑब्वियस सी बात है, हमें पेज हेडर चाहिए। कर्सर रखिए, इतना भी दिस लिखने मत जाइए, बैलून क्लिक कीजिए, ऐड कर दीजिए, आ गया। समझ में आया? तो ये चीज है। तो कभी भी एरर आए उस एरर को समझिए उसके कर्सर रखकर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका हम टाइप चेक करना चाह रहे थे कि रियली में जो ये टाइप दिखा रहा है वही है। तो यहाँ पे कर्सर रखिए, आपको क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसे हम लोग यहाँ पे कर देते हैं नंबर, देखते हैं वर्क करता है क्या। क्या दिया, एरर। अब कर्सर रखिए, क्या दे रहा है, एरर क्या दिया। नंबर को स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की है। हमने क्या किया, नंबर को स्ट्रिंग असाइन किया। ये कैसे समझ रहा है कि नंबर और स्ट्रिंग को मतलब जो आइडेंटिफाई कर डिस्टिंग्विश कर रहा है वो कैसे। तो ये जो इक्वल टू के बाद जो हम वैल्यू प्रोवाइड किए हैं ये क्या है, हमारा स्ट्रिंग है। कैसे समझे, डबल कोट या सिंगल कोट से। और यहाँ पे डेटा टाइप हमारा क्या है, नंबर। ठीक है, अब हम लोग अगर इसे, चलिए इसको नहीं, इसको फिलहाल हम लोग स्ट्रिंग कर देते हैं। आइए नीचे वाले पे जहां नंबर लिखा हुआ है, चलिए यहाँ देखते हैं। तो एज यहाँ पे क्या है, नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, अभी इसको हम लोग स्ट्रिंग बना देते हैं। एरर देता है क्या, देखते हैं क्या दिया, क्या दे रहा है, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। स्ट्रिंग को आप नंबर में असाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसे हम लोग स्ट्रिंग कर दें तब, और यहाँ से नंबर को कर दीजिए, इसको कर्सर रखिए, क्या दिया, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू स्ट्रिंग। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि ये है टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट मीन्स स्ट्रिक्टली चेक। ठीक है, ये आपको फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने नंबर के साथ एक स्ट्रिंग को फ्री में पास कर दिए, नहीं चलेगा। अगर नंबर है तो नंबर ही चाहिए, स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो स्ट्रिंग ही चाहिए। जनरली आप जावास्क्रिप्ट में देखे थे कि हम लोग कुछ भी लिख देते थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इवन आप अगर कंपैरिजन में जा रहे हैं, इफ कंडीशन के अंदर कंपेयर करते थे, तो अगर इक्वल टू, अगर इफ कंडीशन जो लिखते थे वहां पे
तो इसके अंदर हमने अगर डबल 22 इक्वल टू एंड सिंगल कोट में हमने पास कर दिया इक्वल टू, हमारा वर्क करता था, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, इशू दे रहा है। दिस कंपैरिजन अपीयर टू बी, क्या लिखा, यूनिटेशनल बिकॉज द टाइप नंबर एंड स्ट्रिंग हैव नो ओवरलैप। बट यही चीज अगर आप जाकर जावास्क्रिप्ट में कीजिएगा आपको वर्क करेगा, करता है ना। 22 इक्वल टू अगर हम कर दें तो हमारा वर्क कर जाएगा। आप चेक कीजिए कंसोल में जाकर। टू इक्वल टू और किया, कोई एरर नहीं, ट्रू दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये सही है। बट इसी चीज को ट्रिपल इक्वल टू लगा दीजिए, फॉल्स दे रहा है, क्योंकि नंबर एंड स्ट्रिंग दोनों को ये तीनों चीज को चेक कर लिया। लेकिन यही चीज जब आप जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं आपको क्या हो रहा है, जब टाइप स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं तो वर्क करना तो सेकेंडरी है, ये आपको एरर तो जस्ट स्टार्टिंग में ही दे रहा है। मीन्स जब आप लिख रहे हैं उसी टाइम एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये सर्च कर रहा है दोनों को स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब है। तो टाइप स्क्रिप्ट हम लोग जनरली आज के टाइम में यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको ये एरर से बचाता है। आपको स्ट्रिक्टली टाइप का ये फॉलो करता है कि हमें स्ट्रिक्टली आपको बताना है कि क्या है आपका डेटा टाइप। अगर आपका अब कुछ ऐसा रहा तो कहीं ना कहीं तो यूनिवर्सल जरूर रहता है कि कोई ऐसा जरूर है कि जो सब काम कर लेगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से अगर हमें पता नहीं है कि हमारा टाइप क्या है, मान लीजिए एरे है और सपोज हम लोग उसको स्ट्रिंग बना दिए या कुछ कर दिए, तो हो सकता है कि वो इशू दे दे। ठीक है, तो हमें नहीं मालूम है, या सपोज फ्यूचर में हमें कोई वैल्यू आ रहा है, हमें नहीं पता है कि उसका वैल्यू क्या आएगा, मीन्स नंबर, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट क्या आएगा। तो हमारे पास एक यूनिवर्सल है एनी, आप एनी कर दीजिए, सब एक्सेप्टेबल है। समझ में आ गया? तो कभी भी ये टाइप स्क्रिप्ट में ये सब चीजें, बाकी को आप लाइक स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन जो आप जानते हैं जावास्क्रिप्ट के केस में सेम वही चीज है। बट यहाँ पे एक आपको मिलता है एनी डेटा टाइप। एनी डेटा टाइप का मतलब क्या हो गया कि आपका डेटा टाइप कुछ भी है, कोई इशू नहीं, आप इसमें पास कर दीजिए, आपका वर्क करेगा। समझ में आया? तो कभी भी कोई इशू है आप इसका डेटा टाइप को इस टाइप से कर सकते हैं। सेकेंड चीज, कभी भी हम वेरिएबल को अगर टाइप स्क्रिप्ट में बनाते हैं कभी भी, तो प्रयास कीजिए उसका टाइप जरूर दीजिए। स्ट्रिंग है, नंबर है, क्या है, इसका टाइप जरूर दिया कीजिए। आपका कोड वो प्रॉपर कोड होगा, मीन्स टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि हम टाइपली स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं कि हमारा टाइप क्या है, ताकि आगे चल के कोई सपोज दैट आपने कोई काम किया, ऊपर में आपने उस वेरिएबल को बनाया नंबर, और नीचे में किसी डेवलपर ने क्या किया, आपने टाइप दिया ही नहीं, नीचे में किसी डेवलपर ने क्या कर दिया, उसे नंबर था जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, कहीं पे वैल्यू असाइन हुआ किसी लाइन कोड में और उसने उसको असाइन कर दिया स्ट्रिंग। आगे जाके आप कंपेयर कर रहे हैं, आपको इशू आ गया। तो इसीलिए क्या करते हैं, स्ट्रिंग ये टाइप स्क्रिप्ट में जनरली हम टाइप को दे के चलते हैं कि हमारा स्ट्रिक्टली फॉलो हो, आगे कोई भी जाके हमारे कोड को मॉडिफाई ना कर दे। ठीक है, इसीलिए चलिए, तो हम लोग क्या किए, हम लोग ने यहाँ पे डेटा क्रिएट कर लिया, ये तो ऑलरेडी हमें पता है। अभी इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं HTML पे, डेटा हमारा आ गया। लेकिन हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि जो यहाँ पे टू आपको जो हार्ड कोडेड है, ठीक है, आप इस हार्ड कोडेड डेटा को आप यहाँ TS पेज पे डिफाइन करके ला सकते हैं। तो सपोज हम लोग क्या करते हैं, कॉल स्पैन वैल्यू इक्वल टू, फिलहाल हम लोग 2 डालते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग टाइप नहीं दे रहे हैं, देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे देने का ही। क्या चाहिए हमें, ये कॉल स्पैन का वैल्यू हमें चाहिए इस HTML वाले में। डबल कोट के अंदर मत रखिएगा, क्योंकि डबल कोट के अंदर जब आप रख दीजिएगा तो फिर आपका वो क्या हो जाएगा, वो वेरिएबल बन जाएगा ना, इसीलिए सॉरी, फिर वो स्ट्रिंग बन जाएगा, इसलिए। सर कोलस्पैन वैल्यू को भी डबल कर्ली ब्रैकेट में रखना पड़ेगा ना? मैं अभी आता हूँ।
अगर हम लोग यहाँ 2 लिख रहे हैं तो ये वर्क करेगा, कोई इशू नहीं है। हाँ ठीक है, आपका वर्क कर रहा है। अब इसी चीज को हम लोग नीचे में क्या कर रहे हैं, हम लोग यही वैल्यू को वेरिएबल के हेल्प से ला रहे हैं, जो आप लोग हार्ड कोडेड ना करके वैल्यू को ला रहे हैं। वर्क कर रहा है हमारा प्रॉपर, क्योंकि कॉलेज पेन काम क्या कर रहा है, हमारा डेटा को मर्ज करने में हेल्प कर रहा है ना, दूसरा तो और कुछ नहीं है। एक TH यहाँ लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। TH ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं HTML है, एंगुलर इसमें कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ये जान लीजिए। लेकिन ये विदाउट इसके मर्ज कैसे कर रहा है, कॉल स्पैन के बिना भी। पेज हेडर, पेज हेडर कहाँ पर है, स्टूडेंट डिटेल, फाइन। कुछ गलत लिखा हूँ क्या, TH नहीं तो रो, ये तो ठीक है, रो हमारा फर्स्ट रो हुआ। एंड यहाँ पे सर इसमें TD नहीं है इसलिए। TD नहीं है, TD तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि TH है, हेडर है ना। तो उसमें एक ही लाइन लेंगे फिर। एक लाइन में जाएगा, मुझे नहीं लग रहा एक लाइन, एक सेकंड। ठीक है, देखता हूँ TD देकर। दो लाइन में आया ना, ओके। और TH में क्या होता है, TH में तो वही काम करेगा, इससे तो नहीं मुझे लगता है। ओके, वो TH ऑटोमेटिक मर्ज करता है क्या, अब देखते हैं। ओ सॉरी, TH को यहाँ पे हम लोग TD बना के देखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल उधर आ गया। अब इसमें कॉल स्पैन को पास करते हैं। कॉल स्पैन 2 मर्ज किया। अब हम लोग इसको लाते हैं वेरिएबल वाले से। TD हम ये चेक करना चाहते हैं कि वेरिएबल वाला हमारा काम डबल कोट के अंदर करेगा या एक में करेगा। अब डबल कोट में इसको देखते हैं, ये शायद डबल कोट में ही काम करेगा, चलिए। लेकिन डबल कोट में स्ट्रिंग नहीं बनाएगा क्या, ये तो काम ही नहीं कर रहा है उसके साथ। TD वेरिएबल बनाया हमने तो उसको डबल वैल्यू में कितनी पड़ेगा ना। हाँ वो तो नहीं रखेंगे, बट ये वर्क क्यों नहीं किया। कॉल स्पैन इक्वल टू, ओके एक काम करता हूँ, यहाँ जो नंबर डाला हूँ ना, इससे मैं डबल कोट के अंदर डाल देता हूँ। अब देखता हूँ, अब काम करना चाहिए, अब भी नहीं किया, क्यों। कॉल स्पैन इक्वल टू, गलत है क्या, ओ नहीं सही तो है। कॉल स्पैन मिस्टेक तो नहीं लग रहा है मुझे।
एरर तो नहीं है, शायद वेरिएबल से नहीं आता है क्या? आना तो चाहिए, लेकिन कोई ऐसा कुछ सीन तो नहीं है इसमें। कॉल स्पैन इक्वल टू हमने डाल दिया 2। ओके, ऐसा नहीं आएगा, वेट वेट आएगा ये शायद। हाँ हाँ हाँ, एरर दिया। ओके, हम लोग इसको वैल्यू को चेक करते, देखिए कहीं भी अगर ऐसा ब्रेक हो ना, आप वैल्यू को चेक कीजिए कि आपका वैल्यू आ क्या रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटरपोलेशन में बाइंड कर देते हैं। तो हमारा वैल्यू यहाँ पे रीड कर रहा है, मीन्स टी स्पेस से हमारा सही है, लेकिन ये इसके अंदर नहीं ला रहा है, कुछ तो गड़बड़ी है। लेकिन अच्छा, इसको नहीं डालेंगे, और फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट भी नहीं डाल सकते, ये डायरेक्ट नहीं, तब एट्रीब्यूट बाइंडिंग नहीं। इसका एग्जाम्पल होगा शायद, वेट 1 सेकंड। हाँ, यूजिंग एंगुलर इंटरपोलेशन वी हैव हार्ड कोडेड द कॉलस्पन वैल्यू टू 2 इन HTML। ठीक है, हमारा हार्ड कोडेड हुआ। अब इसको आते हैं एट्रीब्यूट, हाँ करेक्ट, ये एट्रीब्यूट पे वर्क करेगा। सो अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, कॉलस्पैन इक्वल टू हमने 2 यहाँ पे पास किया। अब कॉलस्पैन के अंदर इसको लाया गया, जब ये लाएंगे कॉलस्पैन के अंदर इंटरपोलेशन जो अभी हम लोग कर रहे थे, तो ये क्या होगा, आपको वर्क ये देगा एरर। क्योंकि ऐसा हम यहाँ पे पास नहीं कर सकते हैं। दे दिया। तो अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं नीचे में। सो इसको क्या करेंगे, मीन्स जो भी यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअली यहाँ पे हो रहा है ये कि हम ये जो वैल्यू यहाँ पे वैल्यू ये रीड क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू है आ कहाँ से रहा है, टी स्पेस से। ठीक है, बट यही चीज को अगर हम जब ऊपर लिखेंगे तो इसे वो रीड करेगा, यहाँ पे वो रीड कर लेगा ये लाइन। क्यों? क्योंकि ये जैसे HTML को हम रीडिंग करने का हमें पता है, बट हम लोग इसे पास कहाँ कर रहे हैं, एट्रीब्यूट के जगह पे, एट्रीब्यूट के साथ। तो यहाँ पे आप इस टाइप से बाइंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ बाइंड करने के लिए हमें चलना होगा क्या, एट्रीब्यूट वैल्यू को लेकर, एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी को। तो एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी जो है बहुत सिंपल है, वो उसमें कुछ नहीं, या हाँ सेकंड हम उसे प्रॉपर्टी बाइंडिंग पे भी जा सकते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। मीन्स इसको बनाइए प्रॉपर्टी बाइंडिंग पे, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, प्रॉपर्टी बाइंडिंग बन गया। अब आपका वैल्यू ये रीड कर देगा। इसको कमेंट कीजिए पहले, और इसके अंदर कुछ है क्या, हाँ पेज हेडर सही है, पेज हेडर इसे हटाइए, इस सबका जरूरत नहीं है, कंफ्यूज मत होइए। और हम लोग ये लाइन भी फिलहाल चलिए TD ही रहने देते हैं। हाँ, क्या दे रहा है अब एरर, एरर अकर इन टेम्पलेट कंपोनेंट एट्रीब्यूट, कुछ यहाँ पे हम लोग का कॉल स्पैन इक्वल टू कॉल वैल्यू। ओके, सो ये प्रॉपर्टी में भी हमें एरर देगा। ओके हाँ, यहाँ है करेक्ट। सो प्रॉपर्टी बाइंडिंग में भी हमारा हो रहा है। अब हम इसे क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या है, एट्रीब्यूट है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक जो हम लोग अभी इंटरपोलेशन समझे हैं, प्रॉपर्टी समझे हैं, वो दोनों को हम यहाँ पे अप्लाई करके देख रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं वर्क किया। अब हमारा थर्ड जो है कौन है, एट्रीब्यूट बाइंडिंग। सो जब भी हम लोग इस टाइप का जाएंगे, हमें क्या करना होगा, एट्रीब्यूट बाइंडिंग से जाएंगे। कारण क्या है, ये जो वैल्यू है, ये जो वेरिएबल के थ्रू जो वैल्यू आ रहा है, इसे हमें पास करना है किसको, एट्रीब्यूट को। ये जो कॉल स्पैन है ये आपका एट्रीब्यूट होता है, ये आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जो हम लोग पहले गए डिजेबल्ड, वो क्या था, CSS का प्रॉपर्टी था। HTML में आप उसको लिख रहे हैं, वो प्रॉपर्टी के केस में हम काम कर रहे हैं। सो अब हमें क्या करना होगा, इसे जाना होगा एट्रीब्यूट पे। तो एट्रीब्यूट बाइंडिंग सिंपल है, उसके अंदर आपको लिख देना होगा ATTR डॉट। यहाँ पे आते हैं। सो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी बाइंडिंग के सिंबल की तरह ही
प्रॉपर्टी बाइंडिंग के अंदर हमें क्या करना होगा, एट्रीब्यूट को पास करा देना होगा। तो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या कीजिएगा, एट्रीब्यूट डॉट जो भी आपका वैल्यू है उसे यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे। ठीक है, सो अब ये आपका क्या बन गया, प्रॉपर्टी बाइंडिंग बाहर से हो गया एंड अंदर में क्या हुआ, एट्रीब्यूट बाइंडिंग। तो जब भी हम एट्रीब्यूट बाइंडिंग पे जाते हैं हमें प्रॉपर्टी के अंदर एट्रीब्यूट को पास करना पड़ता है। अब आपका ये प्रॉपर वर्क करेगा। मर्ज किया, क्योंकि पहले यही चीज हम लोग क्या कर रहे थे, हमें रीड नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यही चीज दूसरे तरीका से लिखने का फिर क्या है, ये तो हुआ कि हम लोग ने क्या किया, प्रॉपर्टी बाइंडिंग के अंदर एट्रीब्यूट को पास किया। हम लोग इसी लाइन को दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, वो है प्रॉपर्टी बाइंडिंग हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, हटा दीजिए। तो जब आप प्रॉपर्टी नहीं लाए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बना दिया, इसको एट्रीब्यूट बना दिया। जैसे ही आपका अगर ATTR लग गया मतलब वो एट्रीब्यूट बाइंडिंग हो गया। ऊपर वाला जो था क्या था, एट्रीब्यूट प्लस प्रॉपर्टी, दोनों मिक्सअप उसमें है। तो एक चीज ध्यान रहे, जब आप इसे प्रॉपर्टी बाइंडिंग की तरह बना रहे हैं तो इधर में जो हम पास कर रहे थे वो क्या था, हमारा सोर्स था। प्रॉपर्टी बाइंडिंग के अंदर जो जाता था वो टारगेट था और राइट साइड में हमारा सोर्स था। लेकिन अभी जो ये लाइन जो लिखा हुआ है इसमें क्या है, ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग नहीं है, ये जस्ट एट्रीब्यूट बाइंडिंग है। क्योंकि प्रॉपर्टी बाइंडिंग का नोटेशन क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, और अभी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। इसका मतलब ये हमारा हो गया एट्रीब्यूट बाइंडिंग, क्योंकि एट्रीब्यूट लगा हुआ है ATTR। लेकिन अभी आपका ये वैल्यू रीड नहीं करेगा। ठीक है, सेव कीजिए। यहाँ देख रहे हैं वर्क कर रहा है, लेकिन आपका ये मर्ज नहीं किया क्योंकि वो डेटा आपका रीड ही नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कुछ दे रहा है, हाँ क्या दे रहा है, एट्रीब्यूट प्रीफिक्स फॉर एग्जांपल कॉल स्पैन। तो करना क्या है कि यहाँ पे जो हमने कॉल स्पैन दिया इसे बनाना होगा अब इंटरपोलेशन, तब आपका ये वैल्यू को रीड कर लेगा। अब आप यहाँ देखिए वैल्यू मर्ज हो गया। तो कंफ्यूज मत होइए, मैं अभी दोनों पे कंक्लूजन निकालता हूँ। मैं यहीं पे लिख देता हूँ। सो कंक्लूजन क्या है, अगर हम लोग चल रहे हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग को, नोटेशन क्या है उसका, प्रॉपर्टी बाइंडिंग को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट बाइंडिंग, एट्रीब्यूट बाइंडिंग को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एट्रीब्यूट बाइंडिंग के केस में हम जो डेटा लिखेंगे उसमें हम एट्रीब्यूट डॉट जो भी आपका वेरिएबल मीन्स जो भी आप यहाँ पे क्या कहते हैं, आप उसको एट्रीब्यूट तो भी आप एट्रीब्यूट लगा रहे हैं, एट्रीब्यूट यहाँ नेम लिख लीजिए। सो क्या करना होगा, हमें उसके पहले ATTR लगाना होगा एंड डॉट एट्रीब्यूट नेम लगाना होगा। दो चीज, जब आप प्रॉपर्टी बाइंडिंग चल रहे थे तो इसके अंदर क्या लिखा रहा था, टारगेट, और बाहर में हमारे पास था सोर्स। लेकिन जब हम एट्रीब्यूट बाइंडिंग चले हैं तो एट्रीब्यूट बाइंडिंग दो तरीका से लिखने का हमारे पास है। अगर आपने इस टाइप से लिखा एंड आपने स्क्वायर ब्रैकेट अगर लगा दिया, ठीक है, तो इक्वल टू जो आपका वैल्यू आ रहा है, वैल्यू इन द सेंस हम लोग कह सकते हैं डेटा या सोर्स, जो हम TSpace से लाएंगे वो क्या करना होगा, आपको डायरेक्ट लिखना होगा। जब आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया तो ये डायरेक्ट रहेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया और सिर्फ आपने एट्रीब्यूट दे दिया, ATTR डॉट एट्रीब्यूट का नाम, तो आपको यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट नहीं लिखिएगा, इसको लिखना होगा इंटरपोलेशन में। मतलब अगर हमने यहाँ पे एक स्क्वायर लगाया तो बाहर में हमें कुछ नहीं लगाना है, मीन्स बाहर हम यहाँ पे कुछ नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिए, मतलब यहाँ पे हमने कुछ नहीं लगाया, तो हमें बाहर में लगाना पड़ेगा। यही है आपका प्रॉपर्टी बाइंडिंग
एंड एट्रीब्यूट बाइंडिंग। सो अगर इंटरव्यू में हम अटेंड करते हैं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग अगर पूछता है तो क्या करेंगे कि विद इन स्क्वायर ब्रैकेट हमें क्या करते हैं, टारगेट को पास करते हैं और हमें फिर उसका सोर्स देना होगा। एट्रीब्यूट बाइंडिंग क्या करेंगे, एट्रीब्यूट बाइंडिंग को हम लोग विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो यहाँ पे ATTR डॉट है। तो एट्रीब्यूट बाइंडिंग हम नोटेशन जाएंगे। एट्रीब्यूट बाइंडिंग को लिखने का हमारा दो तरीका, एक विद द हेल्प ऑफ अ स्क्वायर ब्रैकेट और दूसरा हमारा एट्रीब्यूट डॉट एट्रीब्यूट नेम जब हम पास कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इंटरपोलेशन का सिंबल यूज करेंगे। कोई डाउट दिक्कत तो बताइए। और ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग हुआ, और एक तो ऑलरेडी हमें पता है क्या, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ये क्या है, करली ब्रैकेट फ्लावर ब्रैकेट। तो हम लोग तीन टोटल हम लोग यहाँ देखे हैं, सॉरी तीन नहीं, दो है या तीन है, हाँ तीन है, एक प्रॉपर्टी और तीसरा एट्रीब्यूट। डाउट किन्हीं को तो बताइए, ये तीन में इसको नोट डाउन कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे इसमें डाल देता हूँ। देखिए एंगुलर में नोट करते जाइएगा, वरना फिर आगे हम लोग जब नोट में लिखेंगे तो फिर दिक्कत आप ही लोग को होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए। नहीं सर। ठीक है, तो ये तीन इसमें अभी हम लोग जो देखे हैं वन वे बाइंडिंग, अभी हम लोग वन वे बाइंडिंग जा रहे हैं। ठीक है, और अभी तक हम लोग ने ये तीन को ही देखा है। तो ये जो आप लोग तीन देख रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द केस जब आप मोस्टली जो हम प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, मोस्टली आपको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग उससे थोड़ा सा कम होगा एंड एट्रीब्यूट उससे, और मतलब दोनों लगभग कहिए कि थोड़ा कम पे होगा। सबसे ज्यादा हमारा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज होता है। म्यूट कीजिए। नेक्स्ट आपका है क्लास बाइंडिंग विथ क्लास नेम। मीन्स लाइक CSS जो हम लोग लिखते हैं, CSS जो हम लोग लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास नेम यूज करते हैं या ID यूज करते थे। वही चीज को आपको यहाँ पे एक फैसिलिटी मिल जाती है क्लास नेम के दौरान। तो हम लोग क्लास नेम को प्रॉपर्टी बाइंडिंग की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज चेंजेस है। क्या चेंजेस है, यहाँ जो क्लास नेम जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली जब हम HTML में थे तो क्या लिखते थे, सिर्फ क्लास लिखते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्लास नेम लिखना पड़ेगा। और क्लास नेम के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, एक वेरिएबल है, ये क्या है, वैल्यू है या वेरिएबल है, देखते हैं। जहां तक मुझे उम्मीद है ये वेरिएबल ही है, रेड नाम का वेरिएबल होना चाहिए। तो फिलहाल अभी नहीं वर्क किया है। ठीक है, इसको अब हम लोग डिफाइन करते हैं। कहाँ गया हमारा CSS पेज, रेड तो क्लास है ना, क्लास को तो डॉट से देंगे, रेड एंड कलर रेड। देखते हैं वर्क करता है कि नहीं, करना तो चाहिए। आया, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अगर आप CSS जब लिख रहे हैं, आप अगर इस टाइप से नहीं लिखते हैं कोई इशू नहीं, आप दूसरा ढंग से लिख लीजिए, जो जैसे हम लोग लिखते थे। हम लोग कैसे लिखते थे CSS को, क्लास को ऐसे लिखते थे ना। देखते हैं इसमें वर्क करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं, करना तो चाहिए जहां तक उम्मीद है। रेड सेव कीजिए, वर्क किया, ठीक है, कोई इशू नहीं। बट इसी क्लास को हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग के हेल्प से अगर हम करना चाहते हैं तो हमें इसको क्या करना होगा, क्लास नेम में बिहेव करना पड़ेगा। ठीक है, क्लास नेम, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डबल कोट के अंदर इसको लिखा गया है। जो ये रेड लिखा हुआ है एक्चुअली में रेड ये क्लास नेम है, रेड
क्लास लिख देता हूँ। इसका बेनिफिट क्या है जो आगे आपको पता चलेगा, मतलब क्लास जो हम लोग जनरली इसमें यूज करते हैं इस टाइप से, जो ये बहुत ही बेनिफिटेड है। अब आपका यहाँ पे वर्क कर रहा है प्रॉपर। तो हमने क्या हुआ कि जो हम लोग CSS में नॉर्मल जो क्लास लिखते थे उसे हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। अब आप एक साथ अगर आप मल्टीपल क्लास, जैसे हम लोग यहाँ पे HTML में पास करते थे, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बना देते हैं एक साइज नाम का। CSS लिखने का एक तरीका है जो बताता हूँ। सपोज आपको कुछ फॉन्ट साइज लिखना है, ठीक है, जिसमें आप फॉन्ट साइज दे रहे हैं 10, दूसरे टेक्स्ट के लिए फॉन्ट साइज दे रहे हैं 20, फिर नेक्स्ट के लिए 30। तो जनरली जो हम CSS लिखते हैं वैसे केस में फॉन्ट साइज _ 10 इस टाइप से डाल दीजिए। इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि ये फॉन्ट साइज जो है ना यहाँ पे 10 लिया जा रहा है, और आपको ब्लैक बॉक्स सजेशन भी दे रहा है। चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो फॉन्ट साइज हो गया 10। अब इस फॉन्ट साइज को हमें यूज करना है, डॉट छोटा डॉट लगाइए। अब क्या करना है कि ये जो टेक्स्ट है इसी को हमें फॉन्ट साइज बढ़ाना है। तो ऑब्वियस पता है क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर हम मल्टीपल लगा सकते हैं। हो गया फॉन्ट साइज 10 छोटा हो गया। अब यही काम हम चाहते हैं इसके अंदर करना, तो क्या करेंगे, कॉपी कीजिए। अब देखते हैं इसके अंदर वर्क कैसे होगा। तो ये तो बाहर नहीं जाना चाहिए, देखते हैं कैसे होगा। एरर दिया, सही है, बहुत बड़ा एरर दे दिया। तो ये नहीं रहेगा लगता है, वेट। वर्क किया क्या? वर्क किया, दिख रहा है दोनों का फॉन्ट साइज क्या हो गया हमारा सेम। क्यों? क्योंकि हम लोग दोनों में यूज कर रहे हैं जो सेम कर रहे हैं। इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं जरा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हुआ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्लास जो CSS के केस में मींस क्लास के लिख कर जो हम लोग करते थे वो कर सकते हैं। और ये ऊपर वाला जो लिखे हैं ये क्या चीज के साथ है, ये है क्लास विथ इसमें प्रॉपर्टी बाइंडिंग, ठीक है। नीचे जो है क्या है, ये हमारा क्लास है नॉर्मल। समझ में आ गया? तो इस टाइप से हम लोग इसको कर सकते हैं। हम लोग एक्चुअली एंगुलर में आपको क्लास जो है हम लोग डीप में पढ़ेंगे क्लास नेम के बारे में। इसमें बहुत एक्चुअली इंटरेस्टिंग मतलब फीचर है आपको मिलेगा। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीपल क्लास को पास करना है तो आप एक साथ लगा सकते हैं। नेक्स्ट है HTML क्लास एट्रीब्यूट। सो क्लास हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेड लगा दीजिए। तो एज ए एट्रीब्यूट ये अब चलेगा क्या, ऐड क्लास यूजिंग द नॉर्मल HTML। ओके, ये नॉर्मल जो हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए। तो नॉर्मली हम लोग क्लास लिखते हैं, अगर उसी को आप अगर प्रॉपर्टी बाइंडिंग में आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। इवन आप दोनों चीज लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशनली अप्लाइंग क्लास। आप क्लास को कंडीशनली अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशनली मतलब क्या हो गया कि जो हमारा अगर ये ट्रू है तो ये करें, ये फॉल्स है तो ये हुआ, ऐसा कुछ। इसी चीज को अगर हम चाहें तो टाइप स्क्रिप्ट पेज से भी ला सकते हैं, मीन्स TS पेज से, जो यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ है। चलिए सेम वेरिएबल में उठाता हूँ। अभी जो हम लोग डेटा ला रहे हैं हमारा CS से आ रहा है। अब क्या हुआ, अब हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब इस वेरिएबल से हम डेटा को यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, लेकिन इसको ले लेता हूँ दूसरा कलर, ग्रीन एंड बॉर्डर ले लेता हूँ। ये वर्क कर जाएगा क्या डायरेक्ट? अब आते हैं इधर, ले लेते हैं एक डिव, और यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ दोनों चीज पास कर दिए हैं ना। यहाँ पे हमने दोनों वेरिएबल को पास किया, ये CSS दोनों वेरिएबल। तो अभी इसको जाकर क्या करेंगे, HTML पे बाइंड कर देंगे, किसमें, प्रॉपर्टी बाइंडिंग के साथ
क्लास नेम में रिलेशन आना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों नहीं आता है। कुछ लगता है एक्सटेंशन का दिक्कत है, शायद अनइंस्टॉल हो गया होगा एक्सटेंशन। सो क्लास नेम इक्वल टू क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर और वेरिएबल डाल देते हैं, ठीक है। एनीवे इस वेरिएबल के अंदर क्या है, हमारा वो दोनों वैल्यू को कंटेन कर रहा है। क्या क्या वैल्यू है आपका, वैल्यू है ग्रीन एंड बॉर्डर। ये वर्क करेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये लास्टली क्या है, ये तो आपका क्लास नेम है, एंड क्लास नेम है तो आपका तो अभी तक डिफाइन ही नहीं किए हैं इसे हम लोग। तो अब क्या करते हैं, इसे चलते हैं डिफाइन करने CSS पे। ये हो गया कलर एंड यूज करते हैं बॉर्डर। आपका प्रॉपर वर्क करेगा, क्योंकि आ रहा है, अच्छा टेक्स्ट नहीं है वहां पे, ठीक है। नीचे आपको टेक्स्ट आ रहा है जो ग्रीन में है और बॉर्डर हो गया। तो हुआ क्या, जो एक बार देखते हैं हम लोग ने क्या किया, पहले HTML चलते हैं। तो HTML पे हमारा क्लास नेम है, फाइन। ये क्लास क्या कर रहा है, ये डायनेमिकली है, ये डायरेक्ट जाकर सर्च कर रहा है कहाँ पे, CSS पेज पे। चलिए देखते हैं CSS पेज में है क्या। तो अब ऐसी बात है CSS पेज के पास नहीं है। अब ये कहाँ सर्च किया, अब ये सर्च कर रहा है, और एक सेकेंड CSS पेज पे ये नहीं सर्च करेगा, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि अगर इसे CSS पेज पे सर्च होना करना होता डायरेक्ट, तो ये डबल कोट के बाद सिंगल कोट को देखता, करेक्ट। यहाँ पे डबल कोट के बाद हम लोग प्रॉपर्टी बाइंडिंग में सिंगल कोट में रख रहे हैं, तो सिंगल कोट में ये सर्च करता, तो सिंगल कोट पे ये क्या है, अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए क्या किया, ये उसको एज ए वेरिएबल ट्रीट कर रहा है। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी बाइंडिंग के केस में हम लोग क्या लिखते थे, सोर्स एंड बाहर में इक्वल टू टारगेट, यही लिखते हैं ना। सिर्फ एक डबल कोट या सिंगल कोट कुछ एक ही होता था, तब ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग पे काम करता था। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग सेम वही सेंटेक्स हम लोग यहाँ पे सैंपल बनाए हैं, CSS स्ट्रिंग वेर। ये क्या कर रहा है, ये आपका TS पे जाके सर्च करेगा डायरेक्ट। तो TS पे इसे मिल गया। अब ये क्या किया, ये दोनों वेरिएबल को अब जाकर सर्च करेगा आपको कहाँ, CSS में। क्यों, क्योंकि ये है क्या, क्लास नेम। तो क्लास नेम है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं CSS प्रॉपर्टी से बिलोंग कर रहा है, इसीलिए। और जब ये CSS पे हमें मिला, हमारा आउटपुट आ जाएगा। समझ में आया। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग के हेल्प से एंड नॉर्मल दोनों के केस में हम लोग CSS क्लास नेम को यूज कर सकते हैं, मीन CSS प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। ये है। नेक्स्ट, इसी चीज को हम चाहें तो डायनेमिकली भी कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग मेथड पढ़े हैं, सॉरी फंक्शन बनाना कि कैसे बनता है फंक्शन। चलिए यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन इन द सेंस, कल हम बताए थे ऑलरेडी आपको कि जावास्क्रिप्ट क्लास के केस में आप फंक्शन क्रिएट नहीं करते हैं, आप मेथड क्रिएट करते हैं। मेथड एंड फंक्शन में कोई अंतर नहीं है। फंक्शन में हम फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, मेथड में वो फंक्शन कीवर्ड हटा दीजिए बस। सो गेट कलर नाम का हम लोग एक क्रिएट करते हैं मेथड, सॉरी, ठीक है। ये हो गया आपका गेट कलर नाम का मेथड, फंक्शन नहीं है। और हम क्या करते हैं यहाँ पर, रिटर्न करवा देते हैं कलर का नाम। कलर का नाम या उससे बेहतर है, चलिए ठीक है, कलर का नाम ही ये करते हैं।
येलो ले लिए, येलो ले लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, आपका यहाँ पे येलो नाम का कीवर्ड आपका रिटर्न हुआ है। अब आप अगर HTML पे अब आते हैं, आपका जो अभी येलो जो बना है वो एक एक कीवर्ड है या वेरिएबल जो भी कहिए। अब उसको आप कैसे यूज करना है वो आपकी मर्जी, आप जैसे भी चाहें। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक कलर को रिटर्न करवा दिया। अब आते हैं क्लास के पास। सो क्लास में जैसे हमने फंक्शन को बनाया, लीजिए div के अंदर आइए, हेलो वर्ल्ड एंड प्रॉपर्टी बाइंडिंग लगा दीजिए। देखिए ये काम आप क्लास के साथ चेक करते हैं, क्लास के साथ होगा क्या, क्लास है एंड हमारा फंक्शन क्या है, मींस मेथड क्या है, गेट कलर। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब आप गेट कलर को कॉल कीजिएगा, ठीक है, गेट कलर कॉल हुआ, ये पहुंचा इसके पास, यहाँ पे क्या कर रहा है, रिटर्न येलो नाम का कुछ ये इसे मिला, रिटर्न येलो को क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा। लेकिन रिटर्न येलो जो है वो आपको अवेलेबल होना चाहिए कहीं, तो हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है। हम लोग उसको क्या करते हैं, CSS में है शायद, क्या नहीं डिफाइन नहीं किया है ना, CSS में हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं, डॉट येलो बैकग्राउंड कलर येलो। अब देखते हैं, अब यहाँ क्या हुआ, इसने गेट कलर नाम को सर्च किया। ठीक है, गेट कलर को सर्च किया, ये गया कहाँ पर, TS पेज पे, TS पेज पे मिला, यहाँ पे क्या है, येलो नाम का यहाँ पे एक टेक्स्ट है और ये सिंगल कोट में है, ये क्या करेगा, ये सर्च करेगा CSS पे, आउटपुट देखते हैं, कुछ आया, कुछ नहीं आया। ठीक है, बट यही चीज को हम लोग, वेट इसका फॉन्ट थोड़ा बढ़ा दीजिए, इसी चीज को अब क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं क्लास नेम के साथ और देखते हैं कि कुछ काम करता है। यहाँ जो क्लास लिखे थे इसको लीजिए क्लास नेम एंड इसको पास कीजिए स्क्वायर ब्रैकेट में, सेव कीजिए। क्या हुआ, कुछ हुआ, हुआ। तो दोनों में अंतर क्या दिखा, क्लास एंड क्लास नेम के केस में जो हम लोग प्रॉपर्टी बाइंडिंग में यूज कर रहे हैं एंड इवन जो हम लोग क्लास लिख रहे हैं, दोनों में अंतर क्या दिख रहा है, जब आप क्लास को यूज कर रहे हैं मीन्स नॉर्मल CSS HTML का क्लास को, ये आपको कोई फैसिलिटी नहीं देता है कि आप मेथड को कॉल कर लीजिए या फंक्शन को कॉल कर लीजिए, ऐसा कोई फैसिलिटी ये प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन वेरिएबल को ये कर रहा है क्या, क्लास, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल को लिखे थे, वेरिएबल को ये कर रहा है, मतलब यहाँ तक ठीक है, लेकिन आपको ये मेथड को कॉल करने का फैसिलिटी नहीं देता है। लेकिन क्लास नेम आपको क्या करता है, मेथड को कॉल करने का फैसिलिटी देता है कि आप इस पे क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख के मेथड को आप बना के आप उसको कॉल कर सकते हैं। मीन्स आप कंडीशनली करना चाहते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगा। ये लाइन कमेंट कीजिए, ये लाइन आपका अनकमेंट होने के कारण नीचे वाले को आउटपुट नहीं मिला था, वो कोड आपका ब्रेक किया, नहीं शायद दिया होगा, नीचे लाइन नीचे चला गया होगा, कोड पेज भरा है ना, हाँ ठीक है। ओके, सो ये था हमें क्या, क्लास नेम को हम कैसे यूज करते हैं। अभी एक और है इसमें, कंडीशनली। सो यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि किन्हीं को कोई इशू होगा। ठीक है, अब यही काम हम कंडीशनली भी कर सकते हैं। ये सारा फैसिलिटी जो है ना आपको क्लास नेम में मिलता है सिर्फ, मीन्स कि जब आप क्लास यूज करते हैं ये सब कोई फैसिलिटी आपको नहीं है। टर्नरी ऑपरेटर हमने CSS में, ये जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था। आप क्लास नेम के साथ डायरेक्ट आप टर्नरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या है कि अगर ये एरर है, आउटपुट क्या मिलेगा,
रेड। अगर एरर नहीं है आउटपुट क्या मिलेगा, साइज 20। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये मेथड पहले तो डिफाइन करना होगा। चलिए डिफाइन करते हैं मेथड को। और यहां पर जो वैल्यू आता है ये क्या आता है, टर्नरी ऑपरेटर में क्या चीज चाहिए, ये रेड और साइज 20, ये जो अलग अलग जो दोनों रन होगा, ये क्या चीज रहेगा वहां पर, इस टाइप का वैल्यू, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, क्या। जावास्क्रिप्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज, क्या रहेगा, बुलियन। वो रहेगा आपको बुलियन। ठीक है, तो हमें CSI डिफाइन करना होगा इसका। तो ये हैज एरर जो है हमारा चाहिए बुलियन। बुलियन इन द सेंस हम चाहेंगे ट्रू या फॉल्स कुछ वैल्यू। तो क्या करते हैं यहाँ पे सिंपल रिटर्न कर देते हैं ट्रू। ठीक है, और कुछ नहीं। अब क्या होगा, HTML पे आइए। तो HTML क्या करेगा, HTML क्या किया, आपका ये मेथड को कॉल किया, हैज एरर। हैज एरर को इसने चेक किया TS पे, क्या रिटर्न किया, ट्रू। अब क्या हुआ, HTML पे मिल गया इसे ट्रू। जब ट्रू मिला आउटपुट क्या होगा, रेड। करेक्ट, चेक करते हैं कि हमें आउटपुट रेड मिल रहा है क्या, नहीं आया, कुछ गड़बड़ हुआ क्या। रेड डिफाइन भी है CSS पर, नहीं है। रेड क्लास नेम है, ठीक है, मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट रेड क्लास नेम है, तो ये चीज है। इसके साथ मैं बैकग्राउंड भी डाल देता हूँ। और एरर पे है ना, तो रेड इसको डालते हैं। ओके रहने दीजिए, चलिए ठीक है, आ गया। क्यों, क्योंकि हमारा अभी जो है कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई हुआ, एरर वाला। अब आते हैं, अब इसे तो अभी हमारा ये हुआ। अब सेकंड पे आते हैं, इसे हम लोग कराते हैं, कब होगा, जब कंडीशन आपका, अगर ये जो ट्रू है ये फॉल्स हो जाए, तो हम लोग इससे पहले बना देते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे चेंज करते हैं फॉल्स, देखते हैं। अब कलर चेंज नहीं होगा, साइज 20 हो जाएगा, साइज आपका चेंज कर दिया। बट सपोज हम कंफर्म नहीं है कि हमारा साइज 20 हुआ या क्या हुआ। चलिए इसके साथ कुछ बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। एक्वा, अब देखते हैं, हो गया। सर यहाँ पे कुछ मतलब क्लास बने और वहाँ पे यूज ही नहीं किया तो एरर देंगे क्या? मतलब यहाँ पे आप क्लास बनाए हैं बट यूज नहीं किए, हाँ। हाँ नहीं, कोई कोई एरर नहीं, जब तक यूज नहीं होगा कोई एरर नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या इवन हम यहाँ पे कोई मेथड अगर बना रहे हैं और ये मेथड हमारा यूज नहीं हो रहा है कहीं, कोई इशू नहीं, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। या कोई वेरिएबल बनाए हैं, कोई इशू नहीं, हाँ वो गलत रहेगा तो आपका एरर दे देगा, हो सकता है। ठीक है, तो देखिए क्लास नेम एक्चुअली हमें ये फैसिलिटी क्या दे रहा है, एक्चुअली मेन जो बेनिफिट है क्लास नेम के हेल्प से, वो चीज हम लोग देख रहे हैं। ये चीज आप जब क्लास यूज किए ना, तो आपको मेथड कॉल करने का फैसिलिटी नहीं देता है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लास के अंदर लिखे, आप मेथड ये कोई वर्क ही नहीं कर रहा है। बट यही चीज को करने के लिए जब क्लास नेम के अंदर डाल रहे हैं, आपका ये पूरा का पूरा आपका क्या कर रहा है, जो जावास्क्रिप्ट पे कोड आप लंबा चौड़ा लिखते, जो 5 लाइन 4 लाइन में जाता है, यहाँ पे आपको 1 से 2 लाइन में आपका काम हो जा रहा है। क्योंकि आपका बहुत सारा यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, स्पेस बचा दे रहा है, ये सेव कर दे रहा है फंक्शनलिटी को। सपोज यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं कि एरर हो या मतलब ट्रू या फॉल्स के कंडीशन पे, वो अभी करना दिक्कत हो जाएगा, लेकिन जब बटन वगैरह लगाएंगे ना तब होगा। ओके, फिलहाल के लिए रन दीजिए, काफी है। तो तो रहने दीजिए ना। क्या क्या हुआ राहुल, उसने बोला आज के लिए रहने दीजिए।
ये बीच में कहाँ छोड़ दें, फिर पता चलेगा मुझे पूरा फिर से क्लास बताना पड़ेगा, पूरा का पूरा क्लास को, प्रॉपर्टी को। इस टाइप से पढ़िएगा तो एंगुलर जिंदगी में खत्म ना होगा। एक कल अभी पढ़े हैं क्या हम लोग, जो बताइए, वैसे भी हम बंद नहीं कर रहे हैं, बट एक प्रॉपर्टी को भी अगर हम खत्म ना करें तो फिर कल यही बताने के लिए फिर से मुझे रिकैप कराना पड़ेगा। सर और ये 26 सब को इन लोगों का अरे सर पेपर। कल करा ना दीजिएगा, थोड़ा काम है सर। नहीं, वो ऐसे भी हो गया, लेकिन बात है कि इसे बीच में मैं छोड़ नहीं सकता हूँ ना। नहीं तो अगर ये छोड़ूंगा बीच में तो कल अगर मैं जाऊंगा फिर मुझे आधा घंटा लगेगा ये पूरा रिकैप कराने में पहले। सर बात कैरी ये है। ऑन। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो नॉर्मल हम क्लास अगर लिखते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल क्लास में क्या होता है, हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है ऐसा। बट अगर आप वही क्लास नेम यूज करते हैं, आपको ये पूरा फैसिलिटी मिल जाता है कि मेथड कॉल कैसे करते हैं, कंडीशनली कैसे हम यूज कर ले रहे हैं, ये सारा फैसिलिटी आपको प्रोवाइड हो जाता है। मीन्स मेन बेनिफिट क्या है कि कोड हम डायनेमिकली कॉल कर रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई भी चीज लिखा हुआ नहीं है, आप सारा का सारा क्या कर रहे हैं, कंडीशन बेस्ड ला रहे हैं, एज पर रिक्वायरमेंट। ये जितना भी है, मान लीजिए यहाँ हम एरर के अनुसार कर रहे हैं, सपोज दैट सक्सेस या फेलवर, कुछ ऐसा कंडीशन है, तो जनरली ये क्लास, ये नाम जो है, ये वैल्यू है ना, ये आपको कंडीशन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। हम लोग आगे चल के जब बटन क्लिक वगैरह को पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे कि इसे हम कंडीशनली कैसे चेंज कर ले सकते हैं। क्योंकि एनीवे जस्ट ये वैल्यू जो चेंज हो रहा है किस किस पे डिपेंडेंट है, ये आपका डिपेंडेंट है इस पे। अगर इसने ट्रू दे दिया तो फर्स्ट वैल्यू एग्जीक्यूट हुआ, अगर इसने फॉल्स दे दिया सेकंड वैल्यू एग्जीक्यूट कर दिया। सपोज यहाँ क्लास नेम हम लोग साइज 20 लिए, अगर उसे हम ग्रीन कर दें और एक को रेड कर दें, मतलब एक एरर में आ गया, दूसरा सक्सेस में आ गया, ठीक है। और इवन हम लोग मल्टीपल ऑलरेडी पढ़े थे टर्नरी ऑपरेटर में, नेस्टेड बनाने के लिए कि एक के अंदर कैसे कर सकते हैं दूसरा, वो भी चाहिए, वो भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट में जाइएगा ना, 90% के केस में आपको ये कोड, आपको 90% के केस में ही मिलेगा कोड कंडीशनल ऑपरेटर का, ये क्लास नेम के साथ टर्नरी ऑपरेटर। मींस अगर आपको कोड जो है अच्छे ढंग से अगर लिखा हुआ है, ये बहुत जरूर मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मतलब लाइन जो है ना आपका रिड्यूस हो जाता है कोड लिखने में, ठीक है। ये हुआ एक चीज का। बट अगर सपोज आप मल्टीपल चीज अलग अलग सेम जगह पास कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लास डॉट रेड, मीन्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लास, यहाँ पे रेड नाम का फिर प्रॉपर्टी को लगाया गया, फिर यहाँ पे फिर साइज, मतलब जिस टाइप से बनाना है आप बना सकते हैं। यहाँ पे हम क्लास नेम को अलग कर रहे हैं, क्लास बाइंड विथ ए क्लास। यहाँ पे क्या है, देयर आर अनदर शॉर्ट हैंड वे टू बाइंड द CSS विथ HTML। तो क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास डॉट है और यहाँ पे हम अंदर में डाल देंगे क्लास नेम। इस टाइप से भी हम बाइंड कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, फालतू का ये जाए मतलब है, उससे सिंपल तरीका यही है जो हम लोग इस टाइप से, यहाँ पे आपको क्लास मतलब लिख दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो क्या है, क्लास है, ठीक है। तो ये तो हुआ एक लाइन। अगर आपको मल्टीपल में लिखना है आप मल्टीपल में लिख ले सकते हैं, तो सेम चीज है जो हम लोग ऊपर देखें, वही चीज को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, बट ये ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, ऊपर वाला ही ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। फिर मेथड हमारा बन के फिर हम उसे कॉल कर ले सकते हैं। तो ये था आपका प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड, अभी हम लोग जो भी देखे एट्रीब्यूट बाइंडिंग एंड प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो ये था कि जिसमें हम लोग अभी तक कोई भी बटन वगैरह या कुछ वैसा हम लोग अभी ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इवेंट बाइंडिंग, कि लाइक क्लिक इवेंट कैसे कर रहे हैं, या ऑन चेंज इवेंट, या कुछ भी हम कैसे कुछ मॉनिटर कर सकते हैं, उस चीज को हम चेंज कर सकते हैं। तो जब इसे हम लोग समझेंगे तब हम लोग यहाँ पे जो आपको अभी फिलहाल अभी डायनेमिकली एक ही वैल्यू पे हम चल रहे हैं ना, फिर इवेंट बाइंडिंग सीखने पे हम इसे डायनेमिकली कर सकते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पे जो बटन को किए थे पिछले प्रॉपर्टी बाइंडिंग के केस में डिजेबल किए थे, उसे हम बटन के हेल्प से इनेबल एंड डिजेबल कर सकते हैं। तो इवेंट बाइंडिंग में हम लोग क्लास नेम जो एट्रीब्यूट बाइंडिंग में पढ़े, प्रॉपर्टी बाइंडिंग में पढ़े, अप्रॉक्स हम मोस्ट ऑफ द केस को हम लोग वहां पे क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इवेंट बाइंडिंग उसे ट्रिगर कराएंगे, क्योंकि आपको रियल टाइम में आपको इवेंट बाइंडिंग ही काम देगा और इवेंट बाइंडिंग के साथ ही ये सारा काम देगा, ठीक है। तो कल उसको हम लोग देखते हैं।